हेलो स्टूडेंट, उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। आरएएस मेंस में जो हमारे 4 पेपर हैं उसमें जो सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है प्रशासकीय नीति शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो है, तो ये 65 मार्क्स का आपकी यूनिट है और ये बहुत ही स्कोरिंग है। यानी कि यदि आप चाहें तो इसमें 65 में से इजी गोइंग स्टूडेंट 57 या 60 मार्क्स ला सकता है, क्योंकि इसका सिलेबस कुछ इस पैटर्न पर है कि वो सिलेबस लगभग चारों पेपर्स को कवर कर रहा है। जैसे यदि हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि जब हम रिफॉर्मर्स की बात करते हैं, समाज सुधारकों की बात करते हैं या इंडियन वेस्टर्न फिलोसोफर्स, प्रशासक की बात करते हैं, तो रिफॉर्मर्स जो हैं वो आपके एथिक्स में भी सिलेबस में है और हिस्ट्री में भी। जब हम विवेकानंद जी की बात करते हैं, दयानंद सरस्वती की, राजा राम मोहन राय की, तो ये आपके कोरिलेटेड रहता है। यदि हम एथिक्स को पब्लिक एड से कोरिलेटेड करते हैं तो लगभग पब्लिक एड के साथ इसका 70% जो भाग है वो कवर होता है। जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे हम आपको आगे वीडियोस लेकर आएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी कैसे एथिक्स का पार्ट आपके लोक प्रशासन से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर जो प्रशासक के आधारभूत मूल्य हैं, जिसमें हम सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, सहिष्णुता, टॉलरेंस, कंपैशन, एम्पैथी का भाव, नॉन पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, तटस्थता, गैर तरफदारी, जवाबदेहिता, वस्तुनिष्ठता, इन सब की जो हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट, वो सब आपके एज इट इज पब्लिक एड की यूनिट 6 में है। सत्यनिष्ठा, गांधी जी का नीति शास्त्र, नैतिकता, अभिवृत्ति, एज इट इज ये टॉपिक आपके एथिक्स में भी है और आपके प्रशासन में भी है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं लॉ से, तो कर्तव्य और अधिकार की अवधारणा, या खेल और योगा में योगा वाला जो पोर्शन है वो आपकी इंडियन फिलॉसफी में एज इट इज आपको कंपेरिजन मतलब एक तरह से सिमिलर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर एथिक्स का पेपर आपके ऐसे में भी बहुत काम आने वाला है। ऐसे में इसलिए काम आने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि एथिकल लैंग्वेज पर जब आपका कमांड हो जाएगा तो काफ़ी हद तक आप अपने ऐसे को लिखते हुए, निबंध को लिखते हुए, पल्लवन को लिखते हुए, उसमें वो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी सारे दार्शनिकों की कोटेशंस हैं या उक्तियां हैं, है ना। जैसे अपन कबीरदास जी की बात करते हैं, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ कोटेशंस जो हैं आपके, ठीक है। या विवेकानंद जी की कोटेशन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। तो ये कोटेशंस चूंकि हम, या सोक्रेटिस की नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है, तो मैनी टाइप्स ऑफ कोटेशंस जो गांधी जी से संबंधित है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, विवेकानंद, अंबेडकर जी, मैनी टाइप्स ऑफ इनके द्वारा कहे गए जो विचार हैं स्टूडेंट, हम जब पल्लवन करते हैं या हिंदी में ऐसे का पोर्शन जब कवर करते हैं तो काफ़ी हद तक ये पोर्शन आपको उसके साथ कोरिलेटेड रहता है। ठीक है, अब यदि हम एथिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा टाइटल है प्रशासकीय नीति शास्त्र, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पर पहुंचने के लिए हमें एथिक्स के फंडामेंटल जो वैल्यूज़ हैं उन पर हमें बात करनी पड़ेगी, सिलेबस का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो हम आपको अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग टॉपिक्स में कुछ वीडियोस के रूप में इन सबको समराइज करके आपके सामने लेकर आएंगे। यदि हम कांट के नीति शास्त्र की बात करते हैं, यानी एथिक्स ऑफ कांट, कांट एक ऐसा दार्शनिक है, यदि हम विगत पेपर जब से आरएस मेंस का पैटर्न चेंज हुआ स्टूडेंट, 2016, 2018 और 2021, इन तीनों सालों को देखते हैं तो एग्जामिनर ने आरएस मेंस में कांट से तीनों वर्षों में पेपर के अंतर्गत क्वेश्चंस कवर किए हैं। उदाहरण के तौर पर कांट में निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत 16 में, ठीक है, नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं 18 में, सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश और परम शुभ की ओर कांट किस तरह अग्रसर होते हैं 21 में। तो कांट का नीति शास्त्र क्या है, एथिक्स ऑफ कांट क्या है, तो यदि हम एक इजी गोइंग समराइज रूप में देखते हैं, कांट का नीति शास्त्र जो है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कांट का संबंध जर्मन से है, यानी कि हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट वो आपके कांट एथिक्स यानी
कांट के नीति शास्त्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कांट का जो नीति शास्त्र है वो आपके लिए काफी उपादेय सिद्ध हो सकता है मैनी टाइप्स ऑफ टॉपिक्स में। कांट का नीति शास्त्र जो है, एथिक्स ऑफ कांट, कांट का नीति शास्त्र आपके लिए मैनी टाइप्स ऑफ टॉपिक में आपके कवर किया जाएगा। कांट का संबंध जर्मन से माना गया है और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है स्टूडेंट, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये तीनों रचनाएं आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है, क्योंकि 20 वर्ड्स वाले पैटर्न में आपके पूछ लिया जाता है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन की रचयिता बताइए, या कांट के द्वारा लिखी गई किन्हीं 3 रचनाओं के नाम बताइए, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। कांट के दर्शन में नैतिक नियमों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, यानी कि जो स्थान हम किसी भी परम सत्ता को, चाहे आप गॉड बोल रहे हैं, परम सत्ता, जो स्थान अपने जीवन में देते हैं सर्वोच्च, वो सर्वोच्च स्थान कांट ने नैतिक नियमों को, एथिकल व्यूज को, एथिकल रूल्स रेगुलेशंस को दिया है। और कांट के दर्शन में जितने भी नैतिक नियम हैं वो सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं, हमारे और आपके घर के बनाए हुए नियम नहीं है, यूनिवर्सल हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड पर समान रूप से लागू होते हैं। टाइम, स्पेस और कंडीशन, देश काल और परिस्थिति से वो रहित है और उनका संबंध आपकी परिवर्तनशील इच्छा और भावनाओं से नहीं है, क्योंकि जो हमारी परिवर्तनशील इच्छाएं भावनाएं होती है स्टूडेंट, एक्चुअल में वो चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है। कभी हम सुखी हैं तो कुछ बोलने लगते हैं, कभी हम दुखी हैं तो कुछ बोलने लगते हैं। कांट कहते नहीं, नैतिक नियम केवल और केवल बुद्धि परक है, बौद्धिक चेतना पर यह आधारित माने जा सकते हैं। और कांट के दर्शन में जो भी एथिक्स है, जो भी नैतिकता है, वो विशुद्ध कर्तव्य की चेतना, एक ही चेतना, एक ही कॉन्शियसनेस, मुझे मेरे कर्तव्यों का, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना है। तो नैतिक नियम ना केवल यूनिवर्सल है, देश काल और परिस्थिति से रहित है, सार्वभौमिक है, इच्छा भावनाओं से रहित है। कांट की एथिक्स में जो भी नैतिक नियम है वो सब आपकी बुद्धि परक है, बौद्धिक आदेश है और परम साध्य है, परम शुभ है, एज ए फॉर्मल और निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है, परम और साध्य रूप है। मेरे कहने पर, आपके कहने पर उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन या किसी तरह के चेंज दिखाई नहीं दे सकता। तो जब हम कांट की थ्योरी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो कांट का नीति शास्त्र है, एक्चुअल में कांट के नीति शास्त्र में जितने भी नैतिक नियम हैं, आप एक पॉइंट्स में पहले इन्हें देखेंगे। नैतिक नियम यानी कि जो भी एथिक्स है, नैतिक नियम जो है, चाहे हम शुभ संकल्प की बात करते हैं तो नैतिक नियमों को कांट एज ए यूनिवर्सल, सार्वभौमिक स्वीकार करता है, यूनिवर्सल स्वीकार करता है, यानी कि सार्वभौमिक मानते हैं, ठीक है। जितने भी आपके नैतिक नियम हैं वो ना केवल यूनिवर्सल है, अपितु टाइम, स्पेस और कंडीशन, देश काल और परिस्थिति से रहित है। देश काल तथा परिस्थिति आपके कहने पर, आपके या मेरे कहने पर उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं देखा जा सकता। देश काल तथा परिस्थिति, टाइम, स्पेस एंड कंडीशन से लेस यानी रहित माने जाते हैं, रहित है, ठीक है ना। और यदि हम बात करते हैं कांट की ही नीति शास्त्र की, तो कांट में जितने भी नैतिक नियम हैं वो केवल और केवल बुद्धि परक है, बुद्धि परक यानी कि बुद्धि के आदेश हैं। यही कारण है कांट नैतिक नियमों को इच्छा भावनाओं पर आधारित स्वीकार नहीं करते, अर्थात नैतिक नियम हमारी इच्छा भावनाएं पर आधारित नहीं माने जा सकते हैं, ठीक है। इच्छा भावना इत्यादि पर इन्हें हम आधारित नहीं मान सकते हैं, पर आधारित नहीं है, आधारित नहीं है, ठीक है।
कांट ने नैतिक नियमों को ना केवल यूनिवर्सल माना है, टाइम स्पेस और कंडीशन से लेस माना है, बुद्धिपरक माना है, और हमारी ये बुद्धिपरक यानी बुद्धि पर आधारित है, लेकिन ये हमारी इच्छा, भावनाएं और उस पर आधारित नहीं है, अपितु ये किस पर आधारित है? बुद्धि पर, यानी कि बुद्धि के आदेश इन्हें माना जा सकता है। और कांट की एथिक्स में नैतिक नियम केवल विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर, विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित है, विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित माने जा सकते हैं। ये बुद्धिपरक है, आकारिक है, यानी कि नैतिक नियमों को कांट ने ना केवल कर्तव्य चेतना पर आधारित माना है, अपितु कांट की एथिक्स में जितने भी नैतिक नियम हैं वो आकारिक यानी कि फॉर्मल है, निरपेक्ष है और एक ही चेतना, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। तो कांट जो है एथिक्स में सर्वोच्च स्थान कर्तव्य पालन को देते, इसके अतिरिक्त किसी को नहीं देते। और कांट के जो नैतिक सिद्धांत हैं वो प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित हैं। इन तीनों भागों में से अलग अलग साल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कांट का नीति शास्त्र आपके सिलेबस में स्टूडेंट मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स में कवर होगा। जब हम ड्यूटी की बात करेंगे, शुभ जो टॉपिक है, या गीता का जब अपन नीति शास्त्र पढ़ते हैं तो कांट से उसकी तुलना की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इंडियन और वेस्टर्न फिलोसोफर पढ़ते हैं तो वेस्टर्न नैतिक चिंतक में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नैतिक चिंतक है वो आपका कांट का नीति शास्त्र है। तो कांट की नैतिकता को, कांट की एथिक्स को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक कांट की एथिक्स है शुभ संकल्प यानी गुडविल, ठीक है। और एक है आपके ड्यूटी, कर्तव्य, जिसे एज ए कोटेशन में कर्तव्य के लिए कर्तव्य कहा जाता है। और कांट का जो सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण निरुपाधिक, अनकंडीशनल या फिर निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत है। तो कांट के दर्शन में हम 3 सिद्धांतों की बात करते हैं: शुभ संकल्प, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, निरपेक्ष आदेश की अवधारणा। कांट जो है शुभ संकल्प को विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित मानते हैं। मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, जैसे आपके शुभ संकल्प स्टूडेंट 20 वर्ड्स में जब वो लिखवाते हैं आपसे, 20 वर्ड्स में इनकी डेफिनेशंस आती हैं, तो स्टूडेंट अपने हिसाब से इसको लिखने की कोशिश करते हैं। जबकि कांट के दर्शन में यदि हम शुभ संकल्प की बात करते हैं, गुडविल की बात करते हैं, तो कांट के दर्शन में जो शुभ संकल्प है, देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में इसकी एक डेफिनेशन है। और कांट जो है जिस परिभाषा पर आते हैं, गुडविल विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित हो कर्म करने का जो दृढ़ निश्चय है, कर्म करने का जो दृढ़ निर्णय है, वो कांट के दर्शन में गुडविल यानी शुभ संकल्प। तो ये संकल्प वो वाला संकल्प नहीं है स्टूडेंट जो हमारी इच्छाओं पर, भावनाओं पर, इन पर आधारित है। कांट तो दृढ़ता को शुभ संकल्प के अर्थ में विशुद्ध कर्तव्य चेतना, ये मुझे करना है, ये मुझे बनना है, नैतिकता का निष्ठापूर्वक मुझे पालन करना है, नो एक्सक्यूज एट ऑल, जिसमें किसी तरह की माफीनामा नहीं है। करना है यानी कि करना है, इसलिए करना है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। तो कांट ने कर्तव्य पालन में किसी तरह की इच्छा भावना को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए कांट के दर्शन में जो गुडविल है यानी कि शुभ संकल्प है, एक्चुअल में विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित हो। कांट के अनुसार विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित हो, विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित हो, अभिप्रेरित होकर, ठीक है, कर्म करने का दृढ़ निश्चय, कर्म करने का दृढ़ निश्चय अथवा निर्णय, दृढ़ निश्चय अथवा
दृढ़ निर्णय। कांट के दर्शन में जिस नाम से जाना जाता है वो आपके है गुडविल यानी कि शुभ संकल्प। तो स्टूडेंट कांट जो है शुभ संकल्प को नैतिकता के अर्थ में लेते हैं तो शुभ संकल्प यूनिवर्सल है, देशकाल परिस्थिति से रहित है, सार्वभौमिक, विशुद्ध कर्तव्य, अप्रतिबंधित, बॉन्डलेस, फ्रीडम ऑफ विल है, इसमें संकल्प की स्वतंत्रता है, चुनाव की आपके पास में स्वतंत्रता है। बहुत सारी वस्तुएं संसार में शुभ हो सकती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल संसाधन जो है सोर्सेज, बट वो साध्य नहीं हो सकते क्योंकि इनका संबंध आपके इन भौतिक कंडीशन से है, इनका संबंध आपकी इच्छा और भावनाओं से है। और कांट ने अपने दर्शन में इच्छा भावनाओं को लेश मात्र भी महत्व नहीं दिया है। इसलिए कांट की एथिक्स कहती है कि संसार में बहुत सी वस्तुएं शुभ तो हो सकती हैं लेकिन वो साध्य नहीं हो सकती। तो साध्य तो केवल कर्तव्य की चेतना है, शुभ संकल्प है। शुभ संकल्प के आगे पवित्र संकल्प भी है, लेकिन वो पवित्र संकल्प ईश्वर में संभव है क्योंकि मनुष्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक रह ही जाती है। तो मनुष्य जो है दृढ़ता पूर्वक शुभ संकल्प तक तो पहुंच सकता है, लेकिन मनुष्य की पहुंच पवित्र संकल्प तक नहीं मानी जा सकती है। तो कांट अपने दर्शन में शुभ संकल्प को विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित मानते हैं और जो ये विशुद्ध कर्तव्य की चेतना है कोरिलेटेड बाय ड्यूटी, यानी कि जो कर्तव्य है, करना है, सत्य बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आत्महत्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, दान देना चाहिए या शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। तो जो अपन कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्य में शब्द में ही इसको जब अपन कर्तव्य शब्द बोलते हैं स्टूडेंट तो इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन का भाव है, आंतरिक बाध्यता है। क्योंकि जब हम चुनाव करते हैं तो फ्रीडम ऑफ विल तो रहेगा, संकल्प की स्वतंत्रता तो रहेगी, आप किसी से बंध करके नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई आपको डरा करके और धमका करके एथिकल नहीं बना सकता है, ये आपकी खुद की अंत्य अभिप्रेरित स्वाधीनता। जब कांट 4 नियमों की बात करते हैं आप किसी के अधीन नहीं है लेकिन आप अपने खुद के अधीन है। अंतर विवेक जो है, आपकी अंतरात्मा की आवाज जो है आपको सही गलत उचित अनुचित के मध्य भेद कराता है। तो कांट कहता है जो कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, तो कांट के दर्शन में नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से अभिप्रेरित हो, कर्म करने की जो नेसेसिटी है यानी नेसेसिटी ऑफ एक्शन जो है, कर्म करने की जो अनिवार्यता है, कांट के अनुसार वो आपके ड्यूटी यानी क्या कहलाता है, कर्तव्य कहलाता है। तो शुभ संकल्प की बिल्कुल डिफरेंट डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित हो, कर्म करने का जो क्या है, दृढ़ निश्चय हो, शुभ संकल्प है। और इसी से कोरिलेटेड होकर यदि हम बात करते हैं ड्यूटी यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्तव्य की, तो कांट के अनुसार ड्यूटी क्या है, कांट के अनुसार कर्तव्य क्या है। यदि ये आपसे 20 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि पार्ट ए में, तो आपको इसमें भी एक सेट लैंग्वेज में स्टूडेंट आरएस जो है एक्चुअल में मीन्स की हम बात करें एक सेट पैटर्न पर चलता है, एक सेट लैंग्वेज पर चलता है, जिसमें हमें गागर में क्या देना है, सागर देना है। कितने अच्छे जो आपके बहुत 200-250 शब्द हैं, एग्जामिनर आपसे उम्मीद कर रहा है कि स्टूडेंट मुझे उसे 20 में लिख के दिखाए। तो 20 में लिखने के लिए हमें आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें आपको यूज करने हैं। तो कांट के अनुसार कर्तव्य क्या है, कांट के अनुसार ड्यूटी क्या है, तो कांट के अनुसार नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से, नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से अभिप्रेरित हो, सम्मान की भावना से अभिप्रेरित हो,
यानी कि जो स्थान हम अपने जीवन में मानो गॉड को, ईश्वर को, परम सत्ता को देते हैं, कांट ने वो स्थान एथिक्स को, कर्तव्यता को दिया है। तो नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से अभिप्रेरित हो, कर्म करने का दृढ़ निश्चय, कर्म करने का जो दृढ़ निश्चय है, यानी कि कर्म करने की जो नेसेसिटी है, जो अनिवार्यता है, वो आपके क्या कहलाती है? कर्तव्य यानी कि ड्यूटी कहलाती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है स्टूडेंट, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने बताया कर्म करने की अनिवार्यता, नेसेसिटी ऑफ एक्शन की जब अपन बात कर रहे हैं, कर्म करने की अनिवार्यता, तो ये जो अनिवार्यता है ये बाह्य आरोपित नहीं है, ये बाहर से आरोपित होकर नहीं है, डरा कर धमका करके नहीं, अपितु ये अनिवार्यता इन द सेंस आपकी अंत्य अभिप्रेरित है, स्वाधीनता का नियम। क्योंकि कांट एथिक्स को अप्रतिबंधित मानते हैं, बॉन्डलेस मानते हैं। डराकर धमकाकर बाह्य दबावों से आप एथिक्स को नहीं मनवा सकते। ये तो आपकी खुद की कर्तव्य चेतना है, ये तो आपका खुद का बोध है। आंतरिक आप किसी के अधीन नहीं है, लेकिन आप स्वयं के अधीन है। आपका अंतर विवेक, आपकी अंतरात्मा आपको इस बात का गवाह देती है क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस है, इनको समझाने के लिए बाह्य आरोपणों की आवश्यकता नहीं है, अपितु ये अंत्य अभिप्रेरित होते हैं। आंतरिक नैतिकता से क्या माने जाते हैं? ये अभिप्रेरित माने जाते हैं। तो कांट कर्तव्य का निर्धारण करते हैं, और जो 3 प्रकार के कर्म है उनमें से कांट स्वयं के प्रति किए गए कर्म को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसमें स्टूडेंट इच्छा और भावनाएं रह जाती हैं, इनको कांट स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरों के प्रति में काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी हम कहते हैं कि क्या है ये, कि दूसरों के लिए तो उपकार करना चाहिए, दूसरों की तो भलाई करनी चाहिए, लेकिन कांट कहते हैं यदि दूसरों के लिए किए जाने वाले कर्मों में भी आपका कुछ स्वार्थ रह जाता है, आपकी कुछ इच्छा रह जाती है, आपकी कुछ भावनाएं रह जाती हैं, प्रशंसा का भाव रह जाता है या कुछ लालसा रह जाती है, तो वो भी एक्चुअल में एथिकल नहीं है। यदि रोड एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति घायल हुआ है और आप उसे हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके प्रति धन भी खर्च करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कांट की नज़र में एथिकल क्यों नहीं हुआ? वो कांट की नज़र में एथिकल इसलिए नहीं हुआ स्टूडेंट, क्योंकि जिसको आप हॉस्पिटल लेके गए हैं एक्चुअल में वो आपका चचेरा यानी आपका कज़न था। तो कज़न होने के नाते आप लेके गए हैं, क्योंकि उससे आपके संबंध थे, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। आप कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होकर नहीं, कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होकर बताइए कितने लोग रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों को पहुंचाते हैं, ठीक है, दान दीजिए, लेकिन यदि हम लालसा रखते हैं कि इसके प्रति मेरी प्रशंसा का भाव हो, लोग ये कहें कि देखिए कितना बड़ा दानी है, तो कांट की नज़र में ये दान नहीं है स्टूडेंट, कांट की नज़र में ये व्यापार है। आपने दिया और आपने प्रशंसा का भाव लिया, आपकी भावनाएं संतुष्ट हुई, आपकी इच्छाएं संतुष्ट हुई, और कांट इच्छा भावनाओं को लेश मात्र भी महत्व नहीं देते हैं। तो कांट कहते हैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य। तो कांट के दर्शन में दूसरों के लिए जब आप कर्म करते हैं और उसमें भी आपकी कोई भावना, इच्छा ये सब रह जाती है, लालसा रह जाती है, तो फिर वो एथिकल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो कर्म करने हैं वो मात्र कांट यहाँ पर तीसरे प्रकार के जो कर्म हैं, जिसको हम बोलते हैं विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित, विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित करना है इसलिए करना है। ड्यूटी फॉर ड्यूटी कांट का बहुत एक प्रसिद्ध कथन है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, इसको करके ऐसा होगा वैसा होगा, परिणाम, इच्छा, लालसा, आसक्ति, इनको आपको नहीं देखना है। फल अथवा परिणाम की आशा से रहित होकर विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होकर अपनी ड्यूटीज का, अपने कर्तव्यों का पालन करना कांट के दर्शन में ड्यूटी फॉर ड्यूटी है। ऐसी तुलना हम, ऐसा नहीं है कोई किससे अभिप्रेरित, इस तरह का हमें भाव
भारतीय संदर्भ में निष्काम कर्मयोग में दिखाई देता है, गीता के स्वधर्म की अवधारणा में दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, और कौशलम कर्मत्सु कौशलम, ये कर्म भूमि है और यहाँ निष्ठा पूर्वक आपको अपने स्वधर्म का पालन करना है। और अर्जुन का जो स्वधर्म था वो था पाप के नाश के लिए युद्ध करना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, और उसे अपने स्वधर्म का निर्वाह करना था। किस चेतना से? कर्तव्य चेतना से। तो हम निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं, स्वधर्म की बात करते हैं, और कांट की ड्यूटी फॉर ड्यूटी की बात करते हैं। कर्तव्य के लिए कर्तव्य, फल अथवा परिणाम की आशा से रहित होकर व्यक्ति को निष्ठा पूर्वक अपने जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो कांट का जो प्रसिद्ध कथन है, हम डिटेल्स इनका अलग अलग वीडियोस में आपको बताएंगे। ये एसेंस में एक सार रूप में आपको बताया जा रहा है कि कांट की एथिक्स किस तरह की बात करती है, ठीक है ना। तो कांट का जो प्रसिद्ध कथन है स्टूडेंट, वो ध्यान दीजिएगा, ड्यूटी फॉर ड्यूटी यानी कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, ठीक है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य है, ये कांट का प्रसिद्ध कथन है, जिसमें कांट परिणामों को महत्व नहीं देते, केवल विशुद्ध कर्तव्य चेतना को। और यह सिद्धांत कांट के दर्शन में भारतीय संदर्भ में गीता के निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, स्वधर्म, इन सिद्धांतों के सिमिलर माना जा सकता है। क्योंकि गीता में भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार कर्मों तक है और उसके फल अथवा परिणामों तक नहीं। और हे मनुष्य, तू उस परिणामों का हेतु भी मत बन, ठीक है। क्योंकि परिणाम क्या होंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं, लेकिन कर्म तो मेरे अधिकार में है, और कर्म है अपने स्वधर्म का पालन करना, जो धर्मानुकूल है, जो कर्तव्य है, उसका तुझे पालन करना है। और उसके पालन में यदि पाप का नाश होता है या जो भी बुराइयां समाप्त होती हैं, चाहे उसमें किसी तरह की आसक्ति आपको नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है, आपको एक लालसा नहीं रखनी है, इच्छा नहीं रखनी है, केवल एक ही चेतना करना है, यानी कि करना है। आपको भी आपके निर्धारण अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है। जो भी आप अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उसको आपको सिर्फ विशुद्ध कर्तव्य भाव से करना है। उसके परिणाम क्या होंगे, कैसे होंगे, दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, मेनी टाइप्स ऑफ योजना बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो कांट का जो प्रसिद्ध कथन है ड्यूटी फॉर ड्यूटी, और इसी संदर्भ में कांट निरपेक्ष आदेश की बात करते हैं। एक्चुअल में कांट के दर्शन में जो निरपेक्ष आदेश है वो ही उसका मीनिंग है ऐसा आदेश, कर्तव्य की चेतना, विशुद्ध कर्तव्य की चेतना, विशुद्ध कर्तव्य चेतना, विशुद्ध कर्तव्य चेतना, यानी कि कांट के अनुसार नैतिक नियमों को कैसा मानिए, सार्वभौमिक मानिए। कांट जो है नैतिक नियमों को यूनिवर्सल मानते हैं और साध्य मानते हैं। तो कांट डिफाइन करते हुए कहते हैं नैतिक नियमों को यूनिवर्सल मानते हुए, सार्वभौमिक मानते हुए उन्हें हमेशा साध्य बना रहने दें और प्रयास करें वो किसी का साधन ना बन जाए। निरपेक्ष आदेश एब्सोल्यूट है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य चेतना का भाव हो, जिसमें किसी तरह का मिश्रण दिखाई नहीं दे। तो कांट की जो एथिक्स है एक्चुअल में वो उन सिद्धांतों पर आधारित है जो इस बात की व्याख्या करती है ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। दो तरह के आदेश की बात है। यदि मैं कहती हूँ करो तो इसमें मैं बॉन्ड कर रही हूँ, और कांट तो स्वाधीनता के नियम को मानते हैं। तो जो सापेक्ष आदेश हैं वो कंडीशनल होते हैं, परिणाम मूलक होते हैं, इच्छा भावनाओं पर आधारित होते हैं। यदि पढ़ोगे तो सफल होगे, यदि शीघ्र चलोगे तो आगे की तरफ जाओगे, ठीक है। यदि आकाश में बादल छाए तो
वर्षा होगी। तो मैं यहाँ कंडीशंस लगा रही हूँ, और कांट के दर्शन में कंडीशन, परिस्थिति को महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए कांट निरपेक्ष आदेश का मीनिंग लेते हैं इस तरह के कर्तव्य का पालन जिसमें नो एक्सक्यूज, नो कंडीशन, नो परिस्थिति, जिसमें नैतिक नियमों को यूनिवर्सल माना जाए। अध्यापक की गरिमा उसके साध्य बने रहने में है, उसे अपने स्वार्थों की सिद्धि का साधन ना बनने दें। नैतिक नियमों की गरिमा भी उसके साध्य में है, उसको साधन नहीं बनाना चाहिए। वो एब्सोल्यूट है, वो निरपेक्ष है। इसलिए कांट अपने दर्शन में सापेक्ष आदेश को महत्व नहीं देते हैं स्टूडेंट। वो केवल और केवल निरपेक्ष या निरुपाधिक अनकंडीशनल जो आदेश हैं उनको स्वीकार करते हैं, क्योंकि कांट जो कर्तव्यों का विभाजन करते हैं पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी, तो पूर्णबंदी कर्तव्य में यदि आप उसका उल्लंघन भी करते हैं तो आपको कानूनी दंड का प्रावधान है। यानी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, हत्या भी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको कानूनी शिकंजा, आपको अनुशासन, आपके प्रति एक दंड का प्रावधान दिखाई दे सकता है। ये पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी जिसमें फ्रीडम ऑफ विल है, चुनाव की आपके पास स्वतंत्रता है, और यदि उनका उल्लंघन भी होता है तो उसमें आपको किसी तरह की कानूनी दंड का प्रावधान नहीं है। उदाहरण के तौर पर शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास करना, दान देना, ठीक है, चाहिए, देना चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं भी देते हैं या शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास नहीं करते हैं तो आपको किसी तरह की कानूनी या आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। तो कांट कर्तव्यों को पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी भी स्वीकार करते हैं, ड्यूटी फॉर ड्यूटी मानते हैं, निरपेक्ष आदेश मानते हैं, सार्वभौमिक मानते हैं, परम शुभ मानते हैं, लक्ष्य मानते हैं और साध्य मानते हैं। कांट के दर्शन में नैतिकता से संबंधित 3 पूर्व मान्यताएं हैं। एसेंस रूप में मैं बताने की कोशिश कर रही हूं। यदि हम बात करते हैं संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल, मुझे करना चाहिए अतः मैं करता हूं, मुझे सत्य बोलना चाहिए अतः मैं सत्य बोलता हूं, आत्मा की अमरता, क्योंकि मुझी को मेरे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना है, और आपके तीसरा है ईश्वर का अस्तित्व। अच्छों के लिए आपको पुरस्कार और बुरे के लिए आपको दंड की प्राप्ति होगी। ये तभी संभव हो सकता है जब हम इस समाज में इन तीनों पूर्व मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। निरपेक्ष आदेश में कांट कहीं ना कहीं 4 प्रकार के नैतिक सूत्र स्वीकार करते हैं, और वो नैतिकता के 4 सूत्र हैं स्टूडेंट। नैतिकता के 4 सूत्र जो हैं वो कांट ने स्वीकार किए हैं। और कांट के दर्शन में नैतिकता के 4 सूत्र: सार्वभौमिकता का नियम, सभी नैतिक नियम यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, देश काल और परिस्थिति से रहित है, इच्छा भावनाओं से रहित है। सार्वभौमिकता का नियम, ठीक है। मनुष्य को साध्य मानने का नियम, मनुष्य को साध्य मानने का नियम, जो मनुष्यता है, ठीक है, यानी कि जो आपके नैतिकता है एक्चुअल में उसे साध्य बना रहने दें, कभी भी अपने स्वार्थों की सिद्धि का साधन ना बनने दें। और स्वाधीनता का नियम, ये बहुत मोस्ट है, आप किसी के अधीन नहीं है एथिकल व्यूज को स्वीकार करने में, लेकिन फिर भी आप खुद के अधीन जरूर है। स्वाधीनता का नियम, का नियम। और लास्ट है आपके साध्यों के राज्य का नियम। किंगडम ऑफ एंड्स जो है, शुरू के 3 सिद्धांत स्वतः ही कांट के दर्शन में 4th सिद्धांत में इंक्लूड हो जाते हैं। साध्यों के राज्य का नियम, राज्य का नियम, यानी कि कांट कहते हैं एक ऐसे राज्य की कल्पना जहां पर सारी एथिक्स जो है वो साध्य है, किसी की प्राप्ति का साधन नहीं है। तो कांट की एथिक्स एक्चुअल में कर्तव्य को स्वीकार करती है, विशुद्ध कर्तव्य को, और विशुद्ध कर्तव्य को स्वीकार करने के कारण कांट पर
एक आलोचनात्मक रूप से कहा जाता है कि कांट की जो एथिक्स है एक्चुअल में कठोरतावाद का पोषक है। कठोरतावाद इन द सेंस कि इसमें इच्छा को, भावना, इनको लेश मात्र भी महत्व नहीं दिया है। यानी कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें व्यक्ति को कुछ बीच का रास्ता, आपद चीजों को स्वीकार कर लेना पड़ता है। लेकिन कांट कहते हैं नहीं, आपको नैतिकता का पालन बिल्कुल पूर्ण रूप से विशुद्ध कर्तव्य चेतना से करना पड़ेगा। नो एक्सक्यूज, उसमें किसी तरह की माफीनामा नहीं है। तो कांट को बिल्कुल इच्छा भावना को महत्व ना देने के कारण कांट के दर्शन को हम कठोरतावादी भी कहते हैं। बट कांट की जो एथिक्स है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम प्रशासन में देखते हैं, लोक सेवा नौकरशाही में देखते हैं, तो जहां पर बहुत सारी, यानी कि हम देखते हैं कि पदासीन रहते हुए किसी भी लोक सेवक को किसी न किसी तरह से अपनी ड्यूटी फॉर ड्यूटी का पालन करना है। मैनी टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं। आपको सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, परानुभूति, निष्पक्षता, तटस्थता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, इन सब का निष्ठापूर्वक पालन करना है। और जो आपके अधीन है, जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रम है, उनको जनता तक प्रेषित करना है, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है, आपकी उत्तरदायित्व, आपकी जवाबदेहिता जनता के प्रति, संविधान के प्रति है, जनता के प्रति है, और आपको उनका निष्ठापूर्वक क्या करना है, पालन करना है। तो कांट के दर्शन में जो एथिक्स है वो निरपेक्ष है, पूर्ण है और विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर क्या है, आधारित है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कांट की एथिक्स है उसको किस तरह से क्वेश्चन आंसर फ्रेम में प्रशासन में जोड़ा जा सकता है, प्रशासनिक मुद्दों से इसे कोरिलेटेड किया जा सकता है। तो कांट का जो प्रशासन में हम एथिक्स की बात कर रहे थे, यानी कि कांट की एथिक्स वर्तमान में आज किस तरह से प्रशासन में, यदि हम प्लेटो की तुलना करते हैं हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, गीता का निष्काम कर्मयोग देखते हैं, स्वधर्म की अवधारणा को देखते हैं, कांट की ड्यूटी फॉर ड्यूटी को देखते हैं, ब्रैडले के सिद्धांत माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज, इन सब को देखते हैं, तो ये सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। और आज वर्तमान में किसी भी प्रशासक को पदासीन रहते हुए उससे संबंधित जो भी ड्यूटीज हैं उसका निष्ठापूर्वक पालन करना है, क्योंकि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो ना केवल संविधान के प्रति है, जनता के प्रति है, न्याय के प्रति है, लॉ के प्रति है। यानी कि उसे अपने सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, तटस्थता, जवाबदेहिता, गैर तरफदारी, जो उसके आधारभूत जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं उसका प्रशासन में समुचित रूप से प्रयोग करना है। यदि प्रत्येक लोक सेवक ड्यूटी को केवल ड्यूटी मान करके करेगा तो मान के चलिए स्टूडेंट, काफी हद तक प्रशासन में सुशासन की मांग हो पाएगी, ठीक है ना, जिसकी हम बात करेंगे। जैसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट जो है, यानी सेकंड एआरसी रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, और जिसकी चौथी रिपोर्ट शासन में नैतिकता, भ्रष्टाचार से मुक्ति, पारदर्शिता, सुशासन की मांग, ये कुछ मापदंड स्वीकार किए गए हैं। और ये सारे मापदंड मान करके चलिए, यदि हम प्रशासन में ड्यूटी फॉर ड्यूटी की अवधारणा को मानते हैं, कांट की एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो काफी हद तक सुशासन की मांग, प्रशासन में नैतिकता, ठीक है, और एक प्रकार से ईमानदारी की बात, सत्यनिष्ठा की बात, पारदर्शिता, अनुशासन, इन सब की हम बात कर सकते हैं। और जब प्रत्येक पदाधिकारी अपनी ड्यूटीज का निष्ठापूर्वक पालन करेगा तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो समाज उपयोगी कार्यक्रम है, वो काफी हद तक जनता में फॉलो हो पाएंगे, कहीं ना कहीं जन सहभागिता बन पाएगी, और जो लोक सेवक है वो सरकार और जनता के मध्य का सेतु बन पाएगा। तो कांट के कुछ सिद्धांत के साथ में कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगी। यदि हम 2016 के पेपर को उठाते हैं तो 2016 के पेपर में से कांट में से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक कांट के निरपेक्ष आदेश का मीनिंग पूछा गया था, और एक आपके क्वेश्चन आया था कांट के दर्शन में नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं, यानी संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व आपको देना था। 2018 की बात करते हैं
तो कांट के दर्शन में जो शुभ संकल्प है, गुडविल की अवधारणा को पूछा गया था और प्रशासन से इसे कोरिलेटेड किया गया था। 2021 की बात करते हैं तो फिर कांट में से क्वेश्चन आया था, सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश में अंतर बताते हुए परम शुभ क्या है। तो सापेक्ष आदेश का खंडन करते हुए आपको निरपेक्ष पर आना था, एब्सोल्यूट पर आना था, ड्यूटीज पर आना था, सार्वभौमिकता पर आना था, कर्तव्य के लिए कर्तव्य पर आना था, और फिर इसे परम शुभ हाईएस्ट गुड को लेते हुए प्रशासन से कोरिलेटेड करना था। तो इसी तरह के वीडियोस को रिलेटेड करके हम आपके सामने लेकर के आएंगे। स्टूडेंट, आपके जो एथिक्स का पेपर है काफ़ी स्कोरिंग पेपर है। यदि इसमें एक ट्रैक पर और अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी की जाएगी, टू द पॉइंट इसको देखा जाएगा, विगत पेपरों को हम आपको सॉल्व करवाएंगे, उससे संबंधित जो भी मटेरियल है, जो भी आज प्रासंगिक है, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और एज एक श्रृंखला के रूप में पूरे सिलेबस को आपके सामने कवर किया जाएगा। धन्यवाद।